हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नीट संजीवनी एंड दिस इज़ ऋतिक छाबड़ा हेयर। और आज हम बात करने वाले हैं अपने चैप्टर इकोसिस्टम की। पिछले चैप्टर में हमने ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर था हमारा, उसमें हमने बायोलॉजिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे काफ़ी सारे, जो उसके वेरियस लेवल्स थे। उसमें हमने देखा था कि कैसे मैक्रोमोलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़ एंड देन इकोसिस्टम और बायोम्स, ये कुछ लेवल्स होते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के। तो उस चैप्टर में हमने बेसिकली बात करी थी ऑर्गेनिजम्स के एट्रीब्यूट्स की और पॉपुलेशन की। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज इकोसिस्टम के बारे में। चलिए करते हैं फटाफट से शुरू। और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसके कुछ जो एस्पेक्ट्स होते हैं। इकोसिस्टम के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं: प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। उन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इकोलॉजिकल सक्सेशन कैसे होता है किसी भी जगह पर, उसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी हो। एंड देन लास्ट में छोटा सा टॉपिक इकोसिस्टम सर्विसेज का है, तो उसको भी कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो इकोसिस्टम जो है, इट कैन बी विजुअलाइज एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट, जो कि हमने पिछले चैप्टर में इकोलॉजी की डेफिनेशन भी कुछ ऐसी ही पढ़ी थी। तो जो इकोसिस्टम होता है वो साइज़ में काफ़ी वेरी करता है। ये एक छोटा सा पॉन्ड भी हो सकता है या फिर एक काफ़ी बड़ा फॉरेस्ट या सी भी हो सकता है। तो जो इकोलॉजिस्ट होते हैं ये इस एंटायर बायोस्फीयर जो है हमारा, इसको रिगार्ड करते हैं एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल दी लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। तो ये जो सिस्टम है ये काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि एक टाइम पर इसको स्टडी करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको हम कन्वीनियंटली डिवाइड कर देते हैं 2 बेसिक कैटेगरीज़ में, जो कि हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो जो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट वगैरह ये सब हो गई, ये आ गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। और पोंड, लेक, वेटलैंड, रिवर, एस्चुरी, ये सब जो एग्जांपल्स हो गए ये हो गए एक्वेटिक इकोसिस्टम के। बाकी ये जो क्रॉप फील्ड्स होते हैं और जो एक्वेरियम वगैरह होते हैं ये होते हैं मैन मेड इकोसिस्टम्स। तो ये फाइनली नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद क्या बताया गया है, तो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया गया है यहाँ पर हाँ जी। Interaction of biotic and abiotic components results in a physical structure that is characteristic for each type of ecosystem। तो जो इंटरेक्शन होगा बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स का, यानी ऑर्गेनिजम्स का उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ, तो वो एक फ़िज़िकल स्ट्रक्चर बना लेगा जो कि हर इकोसिस्टम का एक अपना कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो जो आइडेंटिफिकेशन होता है और एन्यूमरेशन किसी भी एरिया के प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ का, यानी किसी भी इकोसिस्टम के प्लांट या एनिमल स्पीशीज़ का, वो उसकी स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन देता है कि वहाँ पर हमें कौन कौन सी और स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, क्योंकि आपस में स्पीशीज़ सारी लिंक होती हैं। किसी प्लांट से मान लीजिए कोई पॉलिनेशन करवाने वाला एनिमल है, तो अगर हमें किसी इकोसिस्टम में वो प्लांट मिल रहा है तो हमें वो एनिमल भी मिलेगा। तो इस तरह से हम स्पीशीज़ कॉम्पोजिशन भी बता सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम की, प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ की आइडेंटिफिकेशन के बेस पर। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें इन डिफरेंट स्पीशीज़ की जो कि डिफरेंट लेवल ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसे एक टर्म दी गई है स्ट्रेटिफिकेशन। जैसे कि आप देखिए ट्रीज़ जो हैं वो टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा ऑक्यूपाई करेंगे फॉरेस्ट की लेयर का, और श्रब्स फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर आएंगी, दे आर स्मॉलर देन द ट्रीज़, एंड द हर्ब्स और ग्रासेस, ये सब जो होते हैं दे ऑक्यूपाई द बॉटम लेयर्स। तो स्ट्रेटिफिकेशन वर्टिकल लेवल पर होता है ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से हाइट। So the components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspects। तो जो 4 एस्पेक्ट्स हैं किसी भी इकोसिस्टम के, वो हैं बेसिकली प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो अब इस सब को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम का। जैसे कि हम एक स्मॉल पॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, जो कि एक सेल्फ सस्टेनेबल और अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का, और वहाँ पर सभी हमें कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस देखने को मिल जाएंगी एक्वेटिक इकोसिस्टम में। तो जो पॉन्ड होता है वो जनरली क्या होता है, इट इज़ अ शैलो वाटर बॉडी, जिसके अंदर हमको ये ऊपर दिए हुए चारों बेसिक कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के हैं ये अच्छे से एक्सप्लेन हो जाते हैं हमें पॉन्ड के एग्जांपल के बेस पर। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट होंगे पॉन्ड के, वो कौन से होंगे, वाटर विद ऑल द डिजॉल्व्ड इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, एंड जो रिच सॉइल होगी वहाँ पर जो डिपॉजिट होगी एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ये सब होगा उसके एबायोटिक कंपोनेंट। अब बात करें सोलर इनपुट की, और साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ और कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होंगी वो भी रेगुलेट करेंगी एंटायर पॉन्ड के जो रेट ऑफ फंक्शन होगा उसको। तो अब यहाँ पर जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं उनकी बात करें तो वो होंगे फाइटोप्लैंक्टन, कुछ एल्गी वगैरह, फ्लोटिंग सबमर्ज और मार्जिनल प्लांट्स जो कि एजेस वगैरह पर हमको देखने को मिलेंगे। और कंज्यूमर्स यहाँ पर कौन होंगे, जू प्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग फॉर्म्स जो उनकी होती हैं, तो वो सब होंगे यहाँ पर कंज्यूमर्स। डीकम्पोजर्स की बात करें तो डीकम्पोजर्स तो वही होंगे यहाँ पर भी, फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स, और स्पेशली ये अबंडेंट होंगे इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, क्योंकि सब कुछ वहीं पर लगभग डिग्रेड होता है, जो भी
डाई हो जाता है ऑर्गेनिज्म, तो वो फिर नीचे चला जाता है, वहाँ पर उसका डिग्रेडेशन किया जाता है यानी डिकम्पोजिशन किया जाता है। तो ये जो सिस्टम है ये परफॉर्म करेगा सारे फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर एज अ होल एज वेल। तो दैट इज़ द कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय द ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स क्या करेंगे, जो इनऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है यहाँ पर उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी या फिर जो सन से एनर्जी आ रही है रेडिएंट एनर्जी उसके थ्रू। और फिर क्या होगा, कंजम्पशन होगा ऑटोट्रॉफ्स का बाय द हेटेरोट्रॉफ्स। उसके बाद डिकम्पोजिशन होगा, मिनरलाइजेशन होगा, डेड मैटर जो हो जाएगा उसका फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स। और इसी तरह से ये सारे इवेंट्स जो हैं ये रिपीट होते रहेंगे ओवर एंड ओवर अगेन। तो यहाँ पर हमने देखा कि यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी है टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज अ हीट टू द एनवायरनमेंट। तो एनर्जी का जो मूवमेंट होगा वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल ही होगा। तो प्रोडक्टिविटी की बात करें, जो कि इकोसिस्टम के 4 एस्पेक्ट्स हैं उनकी बात करेंगे अब डिटेल में। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जनरली जो कांस्टेंट इनपुट हमको मिल रहा है सोलर एनर्जी का, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट आप सब जानते हैं किसी भी इकोसिस्टम के लिए टू फंक्शन एंड सस्टेन। इस पूरी धरती पर सोलर एनर्जी के बिना कहीं भी लाइफ पॉसिबल नहीं है एक्सेप्ट एट द बेंथोस, यानी कि जो डीप सी में आपको मिलेगा 500 मीटर से नीचे, वहाँ पर दे आर नॉट अवेयर ऑफ प्रेजेंस ऑफ एनी सेलेस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। ये बात अभी आगे आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की हम बात करते हैं। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या होता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इन द टर्म्स ऑफ वेट, यानी कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर एनर्जी की फॉर्म में कर सकते हैं किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। और जो इसका रेट होगा उसको प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। वो प्राइमरी प्रोडक्शन था, यह है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो इसका रेट होगा तो डिवाइड बाय टाइम जिससे कि हम कर देंगे, तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ग्राम स्क्वायर पर ईयर, या फिर ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, सॉरी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। तो इससे हम प्रोडक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करके उसके बेस पर। तो ये भी अब प्रोडक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, तो जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वो जनरली उस प्रोडक्शन का रेट है जो ऑर्गेनिक मैटर जो प्रोड्यूस किया है ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस किसी भी ऑटोट्रॉफ ने, तो वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब क्या होता है, ये जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है इसका कुछ अमाउंट जो होता है या कहीं अच्छा खासा अमाउंट इट इज़ यूटिलाइज बाय प्लांट्स इन रेस्पायरेशन, क्योंकि रेस्पायरेशन तो वो भी करते हैं, तो वही ये जो होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये यूटिलाइज भी हो जाती है थोड़ी सी। तो जो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से अगर हम रेस्पिरेशन लॉसेस को माइनस कर दें तो हमको मिलेगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुई, जीपीपी माइनस आर। अब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है इट इज़ द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई ये वो बायोमास हो गया जो कि अवेलेबल है, जो कि हेटेरोट्रॉफ्स के लिए कंजम्पशन के लिए अवेलेबल है, जो कि हर्बीवोर्स या डीकम्पोजर्स में कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि हर्बीवोर अगर खाएंगे तो वो भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं और डीकम्पोजर्स तो उसे डीकम्पोज करेंगे ही। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है ये, अब जो हेटेरोट्रॉफ ने ले लिया ऑटोट्रॉफ प्लांट को, किसी को खा लिया, उसके बाद जो ये नया ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करेगा कंज्यूमर जो है, तो इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर। अब ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है ये डिपेंड करेगी ऑन द प्लांट स्पीशीज़ इनहेबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। हर प्लांट की अलग अलग होती है ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है, और बाकी कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी क्या है प्लांट्स की, और इन सब पर ये डिपेंड करेगी। तो जो प्लांट्स होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में, तो सब में वो वेरी करेगी। जो एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है हमारे पूरे बायोस्फीयर की, यानी कि पूरे अर्थ की, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स, यानी जो कि ड्राई वेट में है। तो ड्राई वेट ही हमको कंसीडर करना चाहिए, ये बेटर तरीका होता है थोड़ा सा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को या कोई भी हम मैटर कैलकुलेट करें उसको कैलकुलेट करने का। तो ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियंस आर ओनली 55 बिलियन टन। ये बात जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस जो ओशियंस ने कवर किया हुआ है उनकी जो नेट प्रोडक्टिविटी है जो है वो पूरी है 55 बिलियन टन्स, जो कि 170 बिलियन टन्स का आधा भी नहीं है। तो काफ़ी कम है जो ओशंस की प्रोडक्टिविटी है डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग दी वेरी मच अमाउंट ऑफ सरफेस। अब बात करें हम डीकॉम्पोजिशन की, तो डीकॉम्पोजिशन क्या होता है,
जो कि अर्थवर्म आप जानते हैं कि फार्मर का फ्रेंड उसको बोला गया है। तो क्यों बोला गया है? क्योंकि वो ब्रेक डाउन ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं और लूजनिंग ऑफ सॉइल में हेल्प करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू द सिंपलर वंस। तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं जनरली ब्रेक करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को कॉम्प्लेक्स से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम डीकॉम्पोजिशन। अब जो डेड प्लांट के रिमेन्स होंगे, जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, जो डेड पार्ट्स हैं या ओल्ड पार्ट्स हैं, तो डेड रिमेन्स एनिमल्स के भी, इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये सब डेट्रिटस कंस्टिट्यूट करता है। डेट्रिटस क्या होता है? अब जिसको ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं। तो इस सारे मटेरियल को बोलते हैं डेट्रिटस, जो कि रॉ मटेरियल है डिकम्पोजिशन के लिए। तो जो स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में, वो है बेसिकली फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। तो सबसे पहले बात करें फ्रेगमेंटेशन की। तो जो डेट्रिटिवोर्स होते हैं, यानी कि डेट्रिटिवोर्स मतलब जो डेट्रिटस को डिग्रेड करेंगे, सिंपल सी बात, यानी कि डिकम्पोजर्स। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है अर्थवर्म, तो वो क्या करेंगे? ब्रेक डाउन कर देंगे डेट्रिटस को इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स। अभी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से सिंपल में नहीं करा, अभी सिर्फ स्मॉलर पार्टिकल्स में डिवाइड करा है, इसलिए इसको फ्रेगमेंटेशन बोला हमने। ये बात आप ध्यान रखिए। कैटाबॉलिज्म और फ्रेगमेंटेशन में काफ़ी अंतर होता है। तो फ्रेगमेंटेशन में हमने क्या देखा? बड़े से छोटे पार्टिकल में तोड़ दिया। अब लीचिंग का प्रोसेस होगा, जिसके थ्रू क्या होगा? जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे वो सॉइल होरिजन के अंदर चले जाएंगे और प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। उसके बाद जो बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम्स होंगे, ये करेंगे डेट्रिटस को डिग्रेड इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। देख रहे हैं आप, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में इसमें कन्वर्ट करा, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कैटाबॉलिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म में अंतर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है डिकम्पोजिशन का, वो है ह्यूमिफिकेशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाएगा नोट करना दैट डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द, जो सारे स्टेप्स हो रहे हैं डिकम्पोजिशन के ऊपर आपने देखे जो, ये साइमल्टेनियसली होते हैं। इसमें कोई ऐसे नहीं कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा देन लीचिंग, तो सब लगातार साथ साथ चल रहा है साइमल्टेनियसली ऑन द डेट्रिटस। तो जो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होते हैं, ये होते हैं ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन दी सॉइल। तो जब सॉइल में डिकम्पोजिशन होता है फाइनली, ये वहाँ पर काम करते हैं। पहले तो एक बार सरफेस पर हो रहा है, मान लीजिए कोई डेड रिमेन पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करेंगे और लीचिंग वगैरह का प्रोसेस होगा, और वो जो उसमें इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे वो अनअवेलेबल सॉल्ट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, फिर कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। उसके बाद जो ह्यूमिफिकेशन होगा, ये हो जाएगा सॉइल के अंदर। जब वो जो सिंपलर सब्सटेंसेस है सॉइल में एब्जॉर्ब होंगे, तो फिर ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होगा सॉइल के अंदर। तो ह्यूमिफिकेशन में क्या होगा? ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ अ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, जिसको कि हम बोलते हैं ह्यूमस, दैट इज हाईली रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। काफ़ी स्लो रेट पे उसका डिकम्पोजिशन होता है ह्यूमस का, और काफ़ी रेजिस्टेंट होता है टू द माइक्रोबियल एक्शन ऑल्सो। सो कोलोइडल नेचर होने की वजह से जो ह्यूमस है, इट सर्व एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल। तो ह्यूमस जो होता है, आपको जानते होंगे आप सब लोग, प्लांट्स की ग्रोथ कराने में भी हेल्पफुल होता है काफ़ी, इसको एज अ फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। तो ह्यूमस इस तरह से फिर आगे और डिग्रेड हो जाएगा कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से, और जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, वो फिर रिलीज़ हो जाएंगे उसमें से बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। तो डिकम्पोजिशन के बारे में अब और कुछ खास बातें देखने को जो हमें मिलती हैं, वो है इट इज़ ए लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। काफ़ी ऑक्सीजन रिक्वायर करता है ये, और जो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन होता है, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्रिटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अब वो देखते हैं किस तरह से इफेक्ट करेगा जो डेट्रिटस का केमिकल कॉम्पोजिशन होगा, या जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स होंगे वो किस तरह से इसके ऊपर फ़र्क करेंगे। तो जो in a particular climatic condition decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin। तो डिकम्पोजिशन रेट स्लोअर हो जाएगा अगर जो डेट्रिटस है उसमें जो कुछ लिग्निन या काइटिन इस तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होंगे जो कि डिफ़िकल्ट होंगे, जिनको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होगा। और अगर बात करें हम कि नाइट्रोजन या वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस जैसे कि शुगर्स वगैरह अगर किसी डेट्रिटस में ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसका डिकम्पोजिशन काफ़ी क्विकली हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं। अब टेम्परेचर भी काफ़ी इम्पैक्ट डालता है डिकम्पोजिशन पर। तो जो टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर होते हैं, दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। अगर वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट फेवर
जो होगा, जो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट कंडीशंस होंगी वो फेवर करेंगी डिकम्पोजिशन, लेकिन जो लो टेम्परेचर या एनारोबियसिस यानी कि एब्सेंस ऑफ एयर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दे इनहिबिट द डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग इन द बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो आपने देखा होगा कि फंगस वगैरह को भी ग्रो करने के लिए आपने देखा होगा कि वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशंस ही चाहिए होती हैं। जब ये रेनी सीज़न में आपने देखा होगा फंगल इन्फेक्शंस काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है एनवायरनमेंट में और काफ़ी गर्मी रहती है, तो फंगस की ग्रोथ उस टाइम काफ़ी देखने को मिलती है और काफ़ी केसेस भी देखने को मिलते हैं फंगस वगैरह के। तो वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरनमेंट जो होता है उसमें डिकम्पोजिशन भी फेवर होता है, और लो टेम्परेचर और एनाएरोबिस में डिकम्पोजिशन इनहिबिट होता है। अब नेक्स्ट हम बात करें एनर्जी फ्लो की, तो कुछ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम के अलावा जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो सन इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ एक्सेप्ट द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम। सो ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जितनी भी सोलर रेडिएशन हमारे पास आ रही है उसका लेस देन 50% जो है वो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव होता है, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाने में सक्षम होता है। तो हम जानते हैं कि जो प्लांट्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो सन की रेडिएंट एनर्जी यूज़ करते हैं टू मेक द फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। तो जो प्लांट्स होते हैं दे कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द PAR, यानी कि जो ये लेस देन 50% जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव है सोलर रेडिएशन का, और इस फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन का भी 2 to 10% ही एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। तो ये काफ़ी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि वो यूज़ करते हैं, और इसी से पूरा लिविंग वर्ल्ड जो है वो सस्टेन कर रहा है। तो ये काफ़ी हैरानी की बात है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो how the solar energy captured by plant flow through the different organism of an ecosystem। तो अब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फ्लो करती है एनर्जी जो है, क्योंकि एनर्जी तो सन से ही आ रही है और सन ही सोर्स है हर एक के लिए एनर्जी का। तो हम देखेंगे कि प्लांट्स जो अभी से फिक्स कर देते हैं तो उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं उनमें ये कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स, तो और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सन पे डिपेंड कर रहे हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबके लिए जो सोर्स है वो सन ही है, चाहे वो प्रोड्यूसर्स हो चाहे वो कंज्यूमर्स हो। तो यहाँ पर यूनिडायरेक्शनल फ्लो देखने को मिलेगा अपने को एनर्जी का। सो दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। उनको एक कांस्टेंट सप्लाई चाहिए एनर्जी की, जो कि वो फोटोसिंथेसिस में उनको जो मॉलिक्यूल्स बनाने होते हैं, जो कि आप फोटोसिंथेसिस चैप्टर में पहले ही पढ़ चुके होंगे, उसको बनाने के लिए टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड द इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, ताकि वो यूनिवर्सल की टेंडेंसी होती है, आप सब लोग जानते हैं कि एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज़ होती है। तो जो टेंडेंसी है यूनिवर्स की टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरलीनेस, उसको काउंटरएक्ट करने के लिए इनको एनर्जी चाहिए टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। तो ये दोनों लॉज फॉलो करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की फर्स्ट लॉ भी सेकंड लॉ भी ये फॉलो करता है, बात आप ध्यान रखिएगा। तो जो ग्रीन प्लांट्स है किसी भी इकोसिस्टम में उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वहाँ पर जो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं वो हर्बिशियस और वुडी प्लांट्स ही होते हैं। इसी तरह एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स देखने को मिलते हैं वो है मेनली फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी और हायर प्लांट्स, यही सब वहाँ पर भी हैं। सो नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिजम्स रिमेन्स इन इट फॉर एवर। ये बात आप ध्यान रखिए कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर एनर्जी ट्रैप हुई है तो वो हमेशा के लिए नहीं हुई है। जो एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हैंस इज आइदर पास्ड ऑन टू अ कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म डाइज। तो इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा ही, अगर वो नहीं करेगा ट्रांसफ़र तो वो मर जाएगा, उसके बाद डिकम्पोजिशन के थ्रू उस एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा, लेकिन ट्रांसफ़र होगा। एंड यू नो द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्रिटस फूड चेन या फिर फूड वेब। सो ऑल एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड नीड्स। चाहे कोई वेजिटेरियन हो चाहे कोई नॉन वेजिटेरियन हो, तो सभी को हम इसलिए कंज्यूमर्स ही बोलते हैं या फिर हेट्रोट्रॉफ्स। सो इफ़ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स, एंड इफ द एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स विच इन टर्न ईट द प्लांट्स और देयर प्रोड्यूस दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स। इसी तरह से टर्शरी कंज्यूमर्स भी होते हैं, और प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं वो जनरली हर्बीवोर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो इसलिए वो हर्बीवोर्स होते हैं। सो कुछ कॉमन हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स, तो ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में होते हैं। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये आपको नहीं पता होगा, शायद आपने कभी इस पॉइंट पर ध्यान ना दिया हो। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हर्बीवोर्स कौन होते हैं? तो वो होते हैं मोलस्क्स। ये बात आप ध्यान रखिए। क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग करने के लिए ऐसी ऐसी जगह से ही बनाए जाते हैं
जो बच्चा अक्सर मिस कर देता है पॉइंट। सो जो कंज्यूमर्स हैं दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स दे आर कार्निवोर्स, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स। इनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स बोलेंगे, आपकी बात ध्यान रखिए। जैसे वो प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे उनको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर्स। तो जो एनिमल्स होंगे दैट डिपेंड ऑन दी प्राइमरी कार्निवोर्स और फूड, दे आर लेबल्ड एज सेकेंडरी कार्निवोर्स, और हो जाएंगे वो टर्जरी कंज्यूमर्स। एक सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल यहाँ पर दिया है कि ग्रास है, उसको गोट ने खाया, फिर गोट को मैन ने खाया। तो इस तरह से कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर वगैरह दिखाया गया है यहाँ पर। तो जो डेट्रिटस फूड चेन होती है, इट बिगिंस विद ए डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज़ मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो कि मेनली होते हैं फंजाई और बैक्टीरिया। दे मीट देयर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट requirements by degrading dead organic matter और detritus. They are also known as saprotrophs, इनको हम बोलते हैं, जो कि decomposers होते हैं। तो जो decomposers होते हैं कुछ digestive enzyme secrete करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, जो कि ब्रेक डाउन कर देता है डेड और वेस्ट मटेरियल को इनटू सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। ये बात आप ध्यान रखिएगा। फ्रेगमेंटेशन और कैटाबॉलिज्म में डिफरेंस याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में तोड़ देंगे, जो कि फिर सब्सिक्वेंटली दे आर एब्जॉर्ब बाय देम। सो एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो वहाँ पर GFC यानी कि ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडुइट फॉर एनर्जी फ्लो। ग्रेजिंग फूड चेन यानी कि जो ये आपने देखा कि गोट वगैरह थी और उसको एनिमल ने खाया, फिर तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में तो गोट नहीं मिलेगी। एक्वेटिक इकोसिस्टम में यहाँ पर प्लांट्स से आप रिलेट कर सकते हैं इसको, कि प्लांट्स होंगे उनको फिर जू प्लैंक्टन वगैरह खाएंगे, उनको फिर लार्ज फिशेस खा लेंगी। तो जो मेजर ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का एक्वेटिक इकोसिस्टम में, वो हो रहा है ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू, यानी प्लांट वाली जो प्लांट पे डिपेंड कर रही है। और उसी के अगेंस्ट अगर हम देखें टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, तो वहाँ पर ज़्यादा फ्रैक्शन जो एनर्जी का है वो फ्लो कर रहा है थ्रू दी डेट्रिटस फूड चेन, यानी कि डीकम्पोजिशन जो हो रहा है वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादा हो रहा है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में कम देखने को मिल रहा है। तो जो डेट्रिटस फूड चेन है, इट में बी कनेक्टेड विद अ ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स, एंड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि डेट्रिटस फूड चेन के होंगे, दे आर प्रे टू दी GFC एनिमल्स। आपने देखा होगा कि जो ग्रेजिंग फूड चेन के कुछ एनिमल्स हैं, तो कुछ बर्ड्स वगैरह भी होती हैं जो कि बैक्टीरिया, कि आप डेट्रिटस फूड चेन के जो कुछ ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे कि कुछ छोटे कीड़े वगैरह होते हैं, उनको जो उनके लिए प्रे की तरह काम करती हैं। तो एंड इन अ नेचुरल इकोसिस्टम सम एनिमल्स लाइक कॉकरोचेस, क्रो एटसेट्रा, दे आर ओमनीवोर्स, दे आर हर्बीवोर्स एज वेल एज कार्निवोर्स। तो इनको बोला गया ओमनीवोर्स। तो दीज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन्स मेक इट अ फूड वेब। तो इस तरह से जब इंटरकनेक्शंस देखने को मिलेंगे अपने को, तो ये क्या बना देंगे, ये बना देंगे एक फूड वेब। तो सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्यूपाई करेगा स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, दैट इज नोन एज देयर ट्रॉफिक लेवल। तो जो प्लेस वो ऑक्यूपाई करेगा किसी भी फूड चेन में, उसको बोला जाएगा उसका ट्रॉफिक लेवल। तो जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो जनरली फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आएंगे, हर्बीवोर्स फिर देन सेकंड पर आएंगे, और कार्निवोर्स थर्ड पर आएंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाया भी गया एग्जाम्पल में, यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में प्राइमरी प्रोड्यूसर प्लांट्स थे, ये फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास, ट्रीज़ वगैरह, एंड देन फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर्स आप सब लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर। तो अलग अलग लेवल्स हैं इस चीज़ के। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो डिक्रीज़ करेगी एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स, वो कभी कांस्टेंट नहीं रहती है, आप लोग जानते हैं, क्योंकि कुछ रेस्पिरेटरी लॉसेस भी होंगे ऑर्गेनिज्म के, तो वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जब मर जाता है तो इट इज़ कन्वर्टेड टू डेट्रिटस और डेड बायोमास, जो कि सर्व करेगा एज एन एनर्जी सोर्स फॉर डीकम्पोजर्स। तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं एट ईच ट्रॉफिक लेवल, दे डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर देयर एनर्जी डिमांड्स, जो कि आपको पिछले डायग्राम में देखकर क्लियर हो ही गया होगा। तो जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं उनका कुछ मास होता है, दे हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम, जिसको कि हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। तो उस बायोमास को क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप, जो कि किसी ट्रॉफिक लेवल पर लिविंग मटेरियल का सर्टेन मास प्रेजेंट है। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप होगी, इट इज़ मेजर्ड एज अ मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि बायोमास की फॉर्म में इसको मेजर करते हैं, या फिर नंबर की फॉर्म में भी मेजर करते हैं किसी यूनिट एरिया वगैरह में। तो जो बायोमास होगा किसी भी स्पीशीज़ का, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। ये बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि फ्रेश वेट या ड्राई वेट कैलकुलेट करना ही ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि वही वेट है मेनली जो कि यूज़ होगा आगे एनर्जी प्रोड्यूस करने में। जो पूरा टोटल वेट किसी ऑर्गेनिज्म का होगा उसमें वाटर वगैरह का वेट भी आएगा, तो वो इंक्लूड नहीं करना है अपने को ड्राई वेट ही करना है, क्योंकि वही इम्पैक्ट डालेगा जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसमें। तो जो ट्रॉफिक लेवल्स का नंबर है ग्रेजिंग फूड चेन में वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है इट फॉलोज 10% लॉ। आप सब लोग जानते होंगे 10% लॉ के बारे में, कि जो एनर्जी होती है ट्रांसफ़र एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, तो उसमें 10% ही आगे जा पाती है। तो इन नेचर इट इज़ पॉसिबल टू हैव सो मैनी लेवल्स, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर,
ग्रेजिंग फूड चेन में ये पॉसिबल है, लेकिन जो ट्रॉफिक लेवल से जनरली ग्रेजिंग फूड चेन में वो रिस्ट्रिक्टेड है, क्योंकि एनर्जी एक पॉइंट पर आकर ख़त्म हो जाती है किसी भी प्लांट या किसी भी जो एनर्जी का फ्लो चल रहा है उसकी। तो बात करेंगे हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इनको कुछ पिरामिड्स की फॉर्म में हम ड्रॉ करेंगे, एनर्जी पिरामिड्स या नंबर पिरामिड्स या बायोमास पिरामिड्स। तो देखते हैं वो कैसे चल रहा है सिस्टम। तो जो ये पिरामिड्स होंगे इनका जनरली जो बेस होगा वो बेस रिप्रेजेंट करेगा प्रोड्यूसर्स को या फिर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को। हालांकि जो एपेक्स होगा, जो उसका नोक वाला पार्ट होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा टर्शरी या फिर टॉप लेवल का कंज्यूमर। तो जो 3 टाइप के इकोलॉजिकल पिरामिड अपने को पढ़ने हैं वो है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं फटाफट से इनके बारे में। सबसे पहले अपने को पिरामिड ऑफ नंबर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, तो यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर कितने सारे प्रेजेंट है, 5 मिलियन के अप्रॉक्स प्रेजेंट है। उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कुछ 7 लाख के लगभग हैं, देन सेकेंडरी कंज्यूमर 3 लाख के लगभग हैं, और देन फिर टर्शरी कंज्यूमर सिर्फ 3 ही प्रेजेंट हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से जो नंबर वाला है उसमें किस तरह से नंबर धीरे धीरे कम होता जाता है, क्योंकि जो लार्जर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो काफ़ी सारे स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स को इनटेक कर लेते हैं, तो इसलिए एक बड़ा ऑर्गेनिज्म काफ़ी सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स का इनटेक करेगा। तो नंबर का तो हमने ये पढ़ लिया। अब देखते हैं दूसरा इकोलॉजिकल पिरामिड हम बायोमास का। तो ये जो जनरली दिखाया गया है ये तो जनरली ग्रासलैंड सिस्टम का ही दिखाया गया होगा शायद, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर का बायोमास ज़्यादा है, फिर देन प्राइमरी कंज्यूमर का कम है, देन सेकेंडरी कंज्यूमर का कम और टर्शरी कंज्यूमर का कम। जो कि आपको मैंने अभी नंबर वाला बताया वो सेम इसके जैसा ही है, क्योंकि देखिए जब कम ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होगा, मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसका बायोमास तो कम हो गया ना, और जो इतने सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ पर प्रेजेंट हैं और जो छोटे ऑर्गेनिज्म इनको वो खा रहा है तो उनका बायोमास सिंपली ज़्यादा ही होगा। तो धीरे धीरे ऊपर जाते जाएंगे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल्स में, तो बायोमास भी कम होता जाएगा। लेकिन हमको इन्वर्टेड पिरामिड्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है अपना, तो उसमें हमको देखने को मिल जाएगा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जो स्टैंडिंग क्रॉप अभी मैंने आपको बताया था, जो बायोमास अवेलेबल होता है किसी भी ट्रॉफिक लेवल में उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। तो जो फाइटोप्लैंक्टन का होता है वो थोड़ा सा बायोमास कम होता है, लेकिन जो कम बायोमास है फाइटोप्लैंक्टन का, इट कैन सपोर्ट अ लार्ज स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ जू प्लैंक्टन। ये जो बायोमास होता है फाइटोप्लैंक्टन का वो थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो सपोर्ट कर सकता है काफ़ी ज़्यादा बायोमास को जू प्लैंक्टन्स के। तो इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड बन जाएगा, क्योंकि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं भाई उनका तो जो बायोमास है वो कम है, लेकिन जो हमारे कंज्यूमर्स हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स उनका बायोमास ज़्यादा है। तो ये पिरामिड इस तरह से इन्वर्टेड हो जाएगा। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो ज़्यादा जू प्लैंक्टन को कर सकते हैं सपोर्ट। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा ही बनेगा। अब इसका रीज़न क्या है? क्योंकि एनर्जी हमेशा कम ही हो रही है, एनर्जी कभी बढ़ नहीं सकती। आपने अभी देखा था कि 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 मिलियन जूल ऑफ सनलाइट प्रेजेंट थी, तो इसका सिर्फ 1% ही आया। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जो सन से एनर्जी आ रही है उसका सिर्फ 1% ही प्लांट ले पाएंगे टू कन्वर्ट देम इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बात कई बार क्वेश्चन में नीट में पूछी जा चुकी है और बच्चे गड़बड़ कर भी आ चुके हैं कई बार। 10% लो फॉलो करेगा जब हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात करेंगे, लेकिन जब सन से अगर एनर्जी हमको जैसे यहाँ पर दिखाई गई है कि 1 मिलियन जूल सनलाइट यहाँ पर आ रही है, तो उसका 1% ही प्लांट यूज़ करेगा। नीचे लिखा भी है देखिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट ओनली 1% ऑफ द एनर्जी इन सनलाइट अवेलेबल टू देम इनटू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो 1 मिलियन का 1% अपनों ने किया तो कितना आ गया हमारे पास? 10,000 जूल। उसके बाद फिर हम 10% लॉ को लगाते जाएंगे। उसके बाद ये 1000 जूल प्राइमरी कंज्यूमर के पास, देन 100 जूल सेकेंडरी के पास, और टर्जरी कंज्यूमर के पास आते आते देखिए सिर्फ 10 जूल ही रह गई। तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती जो कार्निवर्स होते हैं उनको। तो जो कैलकुलेशंस होते हैं एनर्जी कंटेंट की, बायोमास नंबर, दे हैज़ टू इंक्लूड ऑल दी ऑर्गेनिजम्स एट दैट ट्रॉफिक लेवल। उसी के बेस पर ये कैलकुलेशन किए जाएंगे। सो अ गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो साइमल्टेनियसली। वन मस्ट रिमेंबर दैट द ट्रॉफिक लेवल रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल लेवल, नॉट अ स्पीशीज़। कोई स्पीशीज़ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि ये मैन है, ये लायन है इस लेवल पर या कुछ, तो वो स्पीशीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो कोई स्पीशीज़ एज सच कर रहा है, वो सिर्फ एक ट्रॉफिक लेवल है, तो वो एक फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई भी गिवन स्पीशीज़ जो है इट में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, जैसे कि हमने आपको बताया, इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। ये बात भी ध्यान रखिए कि सेम इकोसिस्टम में ही वो कर सकता है मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल भी। इसका एग्जाम्पल भी जैसे कि एक स्पैरो है, वो प्राइमरी कंज्यूमर भी हो सकता है जब वो सीड खा रहा है और फ्रूट या पीस वगैरह खा रहा है, लेकिन वो सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाएगा जब वो इंसेक्ट या वर्म्स को खाने लग जाएगा। तो इस तरह से एक ही देखिए स्पैरो, एक ही ट्रॉफिक जो हमारा पिरामिड था
जो हमारा फूड चेन था उसमें 2 जगह अब एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। सो मोस्ट इकोसिस्टम्स में हमको देखने को मिलता है जो पिरामिड ऑफ नंबर, एनर्जी और बायोमास जी जनरली अपराइट ही होते हैं, दैट इज प्रोड्यूसर्स आर मोर इन नंबर बायोमास देन हर्बीवोर्स एंड हर्बीवोर्स आर मोर इन नंबर एंड बायोमास देन दी कार्निवोर्स। तो जो एनर्जी है लोअर ट्रॉफिक लेवल पर वो हमेशा ज़्यादा ही होगी एट हायर लेवल। सो कुछ एक्सेप्शंस भी हैं इसके, जैसे कि हमने देखा था अभी एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड है वो बायोमास का वो इन्वर्टेड होता है। ऐसे ही यहाँ पर एक पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है इकोलॉजिकल पिरामिड उसका भी एक्सेप्शन दिया गया है, वो भी इन्वर्टेड हो सकता है, जो कि केस दिया गया है इफ़ वी वर टू काउंट द नंबर ऑफ इंसेक्ट्स फीडिंग ऑन अ बिग ट्री। तो उस केस में अगर नंबर का एग्जांपल हम देखें तो नंबर में वो इन्वर्टेड, क्योंकि ट्री का नंबर तो एक ही है लेकिन इंसेक्ट्स कितने सारे हैं, तो इस केस में हम ये देखेंगे। और हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा भी था कि उसकी इंपॉर्टेंस कम नहीं हो सकती। हम यहाँ पर हम बायोमास अगर देखें तो ट्री का हो सकता है बायोमास कम हो जाए और उन इंसेक्ट्स का ज़्यादा हो जाए। तो ये नहीं है कि हम देखेंगे कि भाई उसकी इंपॉर्टेंस कम है, अगर उसका बायोमास कम है तो हम जनरली नंबर नहीं देखेंगे, हम बायोमास देखेंगे। तो जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा सी में अभी हम देख चुके हैं वो इन्वर्टेड होगा, क्योंकि बायोमास जो फिश होता है इट फार एक्सीड्स दैट ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। सो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट एंड कैन नेवर बी इन्वर्टेड, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो होगा फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो उसमें कुछ एनर्जी लॉस्ट ही होगी हमेशा, तो एनर्जी कम होती जाएगी धीरे धीरे, तो वो इन्वर्टेड कभी नहीं हो सकता। सो ईच बार इन द एनर्जी पिरामिड इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इन अ गिवन टाइम और एनुअली पर यूनिट एरिया। अब बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन की, उससे पहले इसके कुछ लिमिटेशन है ट्रॉफिक लेवल्स के इकोलॉजिकल पिरामिड्स के, वो देख लेते हैं कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल्स। अगर कोई स्पीशीज़ 2 या 2 से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स में स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है तो उसको हम नहीं लेंगे, उसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो इट अज्यूम्स अ सिंपल फूड चेन जिसमें कि दैट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, सो इट डज नॉट एकोमोडेट अ फूड वेब। तो कुछ जो सेप्रोफाइट्स होते हैं उनको तक स्पेस नहीं दी गई इकोलॉजिकल पिरामिड्स में, हालांकि वो इतना वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं इकोसिस्टम में फिर भी। अब बात करें इकोलॉजिकल सक्सेशन की तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ सारी कम्युनिटीज़ के, दैट देयर कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंटली चेंज इन रिस्पॉन्स टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट कंडीशंस। तो लेकिन जो चेंज होता है ये ऑर्डरली होता है और सिक्वेंशियल होता है एंड पैरेलल विद द चेंजेस इन द फिजिकल एनवायरनमेंट। जैसे जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे ये सिक्वेंशियली चेंज करते हैं। तो ये जो चेंजेस होते हैं फाइनली लीड टू अ कम्युनिटी दैट इज इन नियर इक्विलिब्रियम विद द एनवायरनमेंट, और इस कम्युनिटी को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और जो ये चेंजेस होते हैं ग्रेजुअल होते हैं एंड फेयरली दे आर प्रिडिक्टेबल इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया, और इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो जनरली हम यहाँ बात करने वाले हैं कि इकोलॉजिकली कैसे किसी भी एरिया में सक्सेशन देखने को मिलता है। जब कोई एरिया कॉलोनाइज अभी होना शुरू हो रहा है तो वहाँ पर कैसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे, फिर कैसे वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, और क्लाइमेक्स कम्युनिटी कैसे बन पाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड देयर पॉपुलेशन बिकम मोर न्यूमरस वेरएज पॉपुलेशंस ऑफ अदर स्पीशीज डिक्लाइन, और जैसे जैसे कंडीशंस बदलेंगी उस हिसाब से कुछ पॉपुलेशन डिसअपियर हो जाएंगी और कुछ नई देखने को मिल जाएंगी अपने को। तो जो एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिव चेंज इन अ गिवन एरिया दे आर कॉल्ड सीयर, और इन कम्युनिटीज़ को हम बोलते हैं सीरल कम्युनिटीज़, जो कि इंडिविजुअल कम्युनिटीज़ हैं या फिर सेरल स्टेजेस। तो जो ये सीक्वेंस है कम्युनिटीज़ का इसको जनरली सेयर नाम दिया गया है, एक टर्म है ये। तो इन द सक्सेसिव सेरल स्टेजेस देयर इज अ चेंज इन द डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्पीशीज एंड ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इंक्रीज इन द टोटल बायोमास। तो बायोमास भी धीरे धीरे इंक्रीज ही होगा। तो जो प्रेजेंट डे कम्युनिटीज़ हैं जो कि वर्ल्ड में इस टाइम प्रेजेंट है, दे हैव कम टू बी इन एग्जिस्टेंस बिकॉज ऑफ सक्सेशन दैट हैज़ अकर्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स सिंस लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। तो जो आज प्रेजेंट है कम्युनिटीज़ उनका जो इवोल्यूशन चल रहा है वो काफ़ी टाइम से चल रहा है सक्सेशन उनका, जिसकी वजह से आज वो यहाँ तक पहुँच पाई हैं। तो एक्चुअली जो सक्सेशन और इवोल्यूशन है ना ये पैरेलल प्रोसेस थे उस टाइम पर, तो इसलिए इवॉल्व भी कर रहे थे वो और वो सक्सेशन भी कर रहे थे। तो सक्सेशन इज हैंस अ प्रोसेस दैट स्टार्ट्स इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर देयर। दिस कुड बी एरियाज वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिज्म एवर एग्जिस्टेड, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं बेयर रॉक, और इन एरियाज दैट समहाउ लॉस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्टेड देयर। ऐसे भी जगहें हो सकती हैं जहाँ पर पहले वेजिटेशन या डाइवर्सिटी प्रेजेंट थी लेकिन किसी वजह से वहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे वो सब गायब हो गए या उनकी डेथ हो गई या वो एरिया डीकोलोनाइज हो गया पूरा का पूरा। तो जो पहले हमने देखा जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं था उसको बोलेंगे प्राइमरी सक्सेशन, वहाँ पर ऑर्गेनिज्म का आना, फिर पूरी अपनी कम्युनिटी सेटअप करना और देन क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुँचाना, तो ये हो गया प्राइमरी सक्सेशन। लेकिन अगर सेकेंडरी सक्सेशन की बात करें हम, जहाँ पर कुछ पहले थी प्रेजेंट
जहाँ पर लाइफ पहले प्रेजेंट थी लेकिन किसी वजह से सब वहाँ पर उजड़ गया, तो वहाँ पर सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। और सेकेंडरी सक्सेशन में थोड़ा सा प्रोसेस जल्दी देखने को मिलता है और प्राइमरी सक्सेशन में काफ़ी ज़्यादा ईयर्स लगने देखने को अपने को मिलते हैं। तो जो प्राइमरी सक्सेशन है वो हमको देखने को मिलेगा जैसे कि न्यूली कूल्ड लावा, बेयर रॉक्स या फिर न्यूली क्रिएटेड पॉन्ड और रिजर्वायर, कुछ भी हो सकता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बायोटिक कम्युनिटी इज जनरली स्लो एंड इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एज वेल। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी भी नई कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करना किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर लाइफ कभी प्रेजेंट ही नहीं थी। सो बिफोर अ बायोटिक कम्युनिटी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स कैन बिकम एस्टेब्लिश देयर मस्ट बी सॉइल, क्योंकि देखिए सॉइल प्रेजेंट होगी तभी वहाँ पर ऑटोट्रॉफ्स आएंगे, प्लांट्स आएंगे, प्रोड्यूसर आएंगे, उसके हिसाब से ही फिर वहाँ पर कंज्यूमर्स आएंगे। तो बायोटिक कम्युनिटी अगर एस्टेब्लिश करवानी है सो देयर मस्ट बी सॉइल प्रेजेंट, और सॉइल को बनाने में भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर सॉइल प्रेजेंट ही नहीं है। सो डिपेंडिंग मोस्टली ऑन द क्लाइमेट इट टेक्स नेचुरल प्रोसेस several hundred to several thousands of years to produce fertile soil on the bare rock। तो ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है सॉइल का फॉर्मेशन, अभी हम देखेंगे कैसे होगा, लाइकेन और मोसिस के थ्रू। तो जो सेकेंडरी सक्सेशन होगा ये उन एरियाज़ में होगा जहाँ पर नेचुरल बायोटिक कम्युनिटीज़ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं किसी वजह से, जैसे कि अबेंडेंड फार्म लैंड्स, बर्न्ड और कट फॉरेस्ट, लैंड्स दैट हैव बीन फ्लडेड, और वहाँ पर कुछ सॉइल प्रेजेंट होती है या सेडिमेंट प्रेजेंट रह जाता है, इसलिए वहाँ पर सक्सेशन थोड़ा सा फास्टर देखने को मिलता है क्योंकि सॉइल बनाना काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन यूजुअली फोकस ऑन चेंजेस इन दी वेजिटेशन, हाउएवर दिस वेजिटेशनल चेंजेस इन टर्न अफेक्ट फूड एंड शेल्टर फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ एनिमल। तो जैसे जैसे वेजिटेशन चेंज होगी उस हिसाब से जो फूड है वो वहाँ का किसी इकोलॉजिकल एरिया का वो चेंज होगा, और उसी तरह से फिर एनिमल्स भी वहाँ पर चेंज होंगे जो कि वहाँ पर शेल्टर ले पाएंगे। तो इस तरह जैसे जैसे सक्सेशन प्रोसीड करेगा जो नंबर और टाइप ऑफ एनिमल्स होंगे और डिकम्पोजर्स होंगे वो भी चेंज करेंगे जैसे जैसे फूड की अवेलेबिलिटी बढ़ती जाएगी, या जैसे जैसे जिस टाइप का फूड अवेलेबल है उस टाइप के एनिमल्स जो हैं वो प्रेजेंट रह पाएंगे वहाँ पर। सो एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन अगर किसी नेचुरल या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस की वजह से या फायर लग गई, जैसे डिफॉरेस्टेशन कह लीजिए आप, तो इट कैन कन्वर्ट अ पर्टिकुलर सीरियल स्टेज जो कि अभी स्टेज चल रही है उस इकोलॉजिकल सक्सेशन की इनटू एन अर्लियर स्टेज, तो उसको वो पुरानी स्टेज में कन्वर्ट कर देगा अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गई बीच में। एंड सच डिस्टर्बेंसेज क्रिएट न्यू कंडीशंस दैट एनकरेज सम स्पीशीज़ एंड डिस्करेज और एलिमिनेट अदर स्पीशीज़। तो उस हिसाब से फिर से कुछ स्पीशीज़ एलिमिनेट हो जाएंगी और कुछ फिर वहाँ पर ग्रो करने लग जाएंगी फिर से। तो अब प्लांट्स के सक्सेशन की बात करते हैं तो जनरली दो टाइप का सक्सेशन अपने को देखने को मिलता है, एक हाइड्रार्क, एक ज़ेरार्क। तो हाइड्रार्क में क्या होता है, ये जनरली होता है वेट एरियाज़ में या फिर पोन्ड्स वगैरह में आप कहें, जहाँ पर जो सक्सेशनल सीरीज प्रोग्रेस फ्रॉम हाइड्रिक टू मेसिक कंडीशंस। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मेजिक कंडीशंस में ही जाएंगे हमेशा, चाहे ड्राई कंडीशन हो चाहे वेट हो, तो वेट या ड्राई दोनों से मेजिक में ही जाएंगे। मेजिक क्या होती है, नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट। तो ऐसे ही ज़ेरार्क सक्सेशन में आप देख रहे हैं ये होगा ड्राई एरियाज़ में, और यहाँ पर ज़ेरिक से मेजिक कंडीशंस में जाएंगी, तो दोनों में ही मेजिक कंडीशन में जा रही हैं ये। द स्पीशीज़ दैट इन्वेड अ बेयर एरिया, जो कि एक सुनसान जो कि बंजर जगह को एक इन्वेड कर रहे हैं, उनको हम बोलेंगे पायोनियर स्पीशीज़। और प्राइमरी सक्सेशन अगर हम रॉक्स की बात करें तो रॉक्स पर जो पायोनियर स्पीशीज़ होती हैं दे आर यूजुअली लाइकेंस विच आर एबल टू सीक्रेट एसिड्स टू डिजॉल्व द रॉक, वो रॉक को डिजॉल्व करते हैं एसिड सीक्रेट कर करके, तो इस तरह से वो सॉइल का फिर फॉर्मेशन करवाएंगे वेदरिंग वगैरह करवा के, विच दीज लेटर पेव वे टू सम वेरी स्मॉल प्लांट्स लाइक ब्रायोफाइट्स विच आर एबल टू टेक होल्ड इन द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉइल। तो इस थोड़ी सी सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो कर पाएंगे वो कौन होंगे, ब्रायोफाइट्स वगैरह, मॉसिस वगैरह फिर वहाँ पर ग्रो करेंगी, और उस हिसाब से फिर विद टाइम दे आर सक्सेटेड बाय हायर प्लांट्स एंड आफ्टर सेवरल मोर स्टेजेस, सीरियल स्टेजेस, दे आर अल्टीमेटली अ स्टेबल क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी, और वहाँ पर इस तरह से फॉर्म हो जाएगी। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी जो होगी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी एनवायरनमेंट के साथ जब तक कि कंडीशंस एनवायरनमेंट की अनचेंज रहेंगी। सो विद टाइम द ज़ेरोफाइटिक हैबिटेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ मीजोफाइटिक वन। तो इस तरह से हमने देखा। अब अगर हम बात करें वाटर में जो प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है उसकी, तो वहाँ पर जो पायनियर्स होंगे वो होंगे स्मॉल फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि रिप्लेस कर देंगे विद द टाइम बाय रूटेड सबमर्ज्ड प्लांट्स, फिर देन रूटेड फ्लोटिंग एंजियोस्पर्म्स, फिर उसके बाद फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स, देन रीड स्वैम, मार्श मीडो स्टेज और स्क्रब स्टेज, और फाइनली वहाँ पर भी ट्रीज़ वगैरह आ जाएंगे। तो वहाँ पर भी क्लाइमेक्स क्या होगा, फॉरेस्ट, और विद टाइम द वाटर बॉडीज कन्वर्टेड इनटू लैंड। सो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या देखने को मिलेगा, जो स्पीशीज़ इन्वेड करेंगी दे डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द सॉइल, कि वहाँ पर सॉइल की जो कंडीशन है वो है कैसी, वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है, एनवायरनमेंट कैसा है, सीड्स वगैरह प्रेजेंट है या नहीं। तो वहाँ पर सॉइल अगर प्रेजेंट है तो रेट जो सक्सेशन का होगा वो काफ़ी फास्टर हो जाएगा और क्लाइमैक्स काफ़ी क्विकली पहुँच जाएगा।
तो सक्सेशन जो है पर्टिकुलरली प्राइमरी सक्सेशन, इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस taking maybe thousands of years for the climax to be reached. So another important fact to understand that all succession whether taking place in water or land proceeds to a similar climax community, the Mesic. तो ये उसका एक था एग्जाम्पल, यहाँ पर आप फिगर में देख पा रहे हैं जो आपको बताया था फाइटोप्लैंक्टन आए, फिर उसके बाद देन सबमर्ज प्लांट स्टेज, फिर देन फ्री फ्लोटिंग हो जाएंगे वो, एंड देन उसके बाद रीड स्वैम्प स्टेज आएगी, आपको हर्ब्स वगैरह देखने को मिलेंगी, श्रब्स वगैरह, फिर मार्श मिडो, एंड देन फाइनली ये स्क्रब स्टेज आएगी जहाँ पर कुछ प्लांट्स या बड़े ट्रीज वगैरह प्रेजेंट होंगे, फिर फाइनली एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये न्यूट्रिएंट साइक्लिंग की बात करें तो ये काफ़ी आसान सा टॉपिक है जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए न्यूट्रिएंट्स की ग्रो रिप्रोड्यूस वगैरह अपनी बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए। तो जो अमाउंट्स ऑफ ये न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कैल्शियम वगैरह, तो ये जो सॉइल में प्रेजेंट होंगे एट एनी गिवन टाइम, तो इनको हम बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट, क्योंकि इनको साइकिलिंग करवानी है हमको, तो ये सॉइल वगैरह में प्रेजेंट होंगे एट अ गिवन टाइम, तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग स्टेट ऑफ दैट न्यूट्रिएंट। सो इट वेरीज इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम और सीजनल बेसिस पे ही वेरी करेगा कि कितनी स्टैंडिंग स्टेट किसी न्यूट्रिएंट की प्रेजेंट है सॉइल में। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अप्रिशिएट दैट न्यूट्रिएंट्स विच आर नेवर लॉस्ट फ्रॉम द इकोसिस्टम, दे आर रिसाइकल्ड टाइम एंड टाइम अगेन इनडेफिनेटली। एंड जो मूवमेंट होगा इन न्यूट्रिएंट्स का थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इसको हम बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रॉक्स, एयर, वाटर, ये जियो का मतलब हो गया, और इस तरह से इनको बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी। तो न्यूट्रिएंट साइकिल जनरली दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है गैसियस, एक होती है सेडिमेंट्री। तो गैसियस वाली जनरली होती है कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, और डेट्रिटस में आपको देखने को मिलेंगी फॉस्फोरस वगैरह की साइकिल्स, सल्फर वगैरह की। तो जो गैसियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो रिजर्वोयर है वो एटमॉस्फेयर में होगा, और जो सेडिमेंट्री वाली हैं उनका जनरली होगा अर्थ की क्रस्ट में प्रेजेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि सॉइल, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर वगैरह, तो ये सब रेगुलेट करेंगे रेट ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो देखते हैं किस तरह से होगा ये। So the function of reservoir is to meet with a deficit which occurs due to the imbalance in the rate of influx and efflux. तो reservoir का जो मेन फंक्शन क्या है, काम क्या है, वो क्या करेगा, अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो गई है, डेफिसिट हो गई है किसी इम्बैलेंस की वजह से, तो उसको वो उस हिसाब से साइकिलिंग करवाएगा और उसकी कमी को पूरा कर देगा। तो कार्बन साइकिल की बात करें तो कार्बन जो है, कार्बन कंस्टिट्यूट करता है 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इज नेक्स्ट ओनली टू वाटर। वाटर के बाद कार्बन ही आता है। तो हम टोटल क्वांटिटी ऑफ ग्लोबल कार्बन की बात करें तो 71% कार्बन इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन ओशंस एंड दीज ओशनिक रिजर्वोयर रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। तो कार्बन का जो मेनली रिजर्वोयर वो देखने को हमें मिलता है ओशंस वगैरह में, तो वहीं से उन्हीं के थ्रू कार्बन साइकिल चल रही है। तो एटमॉस्फेयर ओनली कंटेन्स अबाउट 1% ऑफ द टोटल ग्लोबल कार्बन। तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि दे आर ऑल्सो प्रेजेंट एज अ रिजर्वोयर ऑफ कार्बन, तो वो भी हैं रिजर्वोयर कार्बन के, लेकिन मेन जो रिजर्वोयर है जो 71% कार्बन है वो ओशंस में डिजोल्व हुआ मिलता है। तो मेन रिजर्वोयर आप लोग ध्यान रखिएगा कि ओशंस हैं। तो कार्बन की जो साइकिलिंग हो रही है थ्रू द एटमॉस्फेयर, ओशियन एंड थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स, तो अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 4 × 10⁻13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड एनुअली इन द बायोस्फीयर। तो एनुअली इतनी ज़्यादा कार्बन की फिक्सिंग होती है, साइकिलिंग वगैरह आप लोग कहें, थ्रू दी फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतना कार्बन हर साल अप्रॉक्सीमेटली फिक्स हो जाता है थ्रू दी फोटोसिंथेसिस एंड अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कार्बन रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर एज CO2 थ्रू द रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। और फिर आगे फिर वो डिकम्पोजर्स जो होंगे वो भी कंट्रीब्यूट करेंगे CO2 पूल को बाय द प्रोसेसिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल और डेड ऑर्गेनिज्म पे जो वो काम कर रहे हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन जो होगा वो लॉस्ट हो जाएगा टू द सेडिमेंट्स एंड रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन। तो कुछ अमाउंट सर्कुलेशन से रिमूव हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, सेडिमेंट्स में चला जाएगा। बाकी जो बर्निंग होती है वुड, फॉरेस्ट, वायर, ये कंबशन वगैरह जो होते हैं ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल वगैरह के, तो ये सब भी एडिशनल सोर्सेज हैं जो कि CO2 रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में। ये काफ़ी सिंपल सा टॉपिक है, इसमें मुझे कुछ बताने की नीड लग नहीं रही है क्योंकि सब कुछ पढ़ने वाला ही है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द कार्बन साइकिल, rapid deforestation, massive burning of fossil fuel for energy and transport, they have significantly increased the rate of carbon dioxide into the atmosphere as well। तो यानी कि CO2 का जो कंसनट्रेशन है एयर में, एटमॉस्फेयर में बढ़ रहा है, जिस वजह से ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है। तो ये सब
पाते हैं यहाँ पर। बाकी फॉस्फोरस साइकिल है, तो फॉस्फोरस जो आप सब लोग पढ़ के आए हैं कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का एक काफ़ी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, न्यूक्लिक एसिड्स का सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम्स में इसका काफ़ी अच्छा रोल है फॉस्फोरस का। तो एनिमल्स को जो चाहिए होती है इसकी क्वांटिटीज़, जो शेल्स वगैरह बनाने में, बोन्स टीथ वगैरह बनाने में, तो एनिमल्स को भी चाहिए ये। तो जो नेचुरल रिजर्वोयर है फॉस्फोरस का वो है रॉक, जो कि फॉस्फोरस कंटेन करता है इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट। तो जब रॉक्स की वेदरिंग वगैरह होती है तो कुछ माइन्यूट अमाउंट्स ऑफ फॉस्फेट जो होते हैं वो सॉइल सॉल्यूशन में डिजोल्व हो जाते हैं, जिनके थ्रू वो रूट्स के थ्रू फिर प्लांट्स में जाते हैं, फिर हर्बीवोर्स वगैरह प्लांट्स को खाते हैं और इस तरह से वो इस फॉस्फोरस को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम दी प्लांट्स। बाकी जो उनके फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं डेड ऑर्गेनिजम्स के या डिकम्पोज हो जाते हैं वो बाय फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया रिलीजिंग फॉस्फोरस। तो इस तरह से फिर से फॉस्फोरस रिलीज होता है जब ऑर्गेनिज्म डाई हो जाता है और फिर उसको डिकम्पोज जब किया जाता है तो वापस से फॉस्फोरस का जो कंटेंट है वो वापस आ जाएगा। तो कार्बन साइकिल की तरह देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ऐसा कुछ नहीं, जैसे कार्बन में हमको देखने को मिल रहा था कि CO2 वापस आ रहा है एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होकर, कार्बन भाई लिया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जो बना कार्बन फिक्स हो गया, उसको हमने फूड के थ्रू इनटेक करा तो हमने CO2 बाहर भी छोड़ा। लेकिन फॉस्फोरस साइकिल में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। तो वहाँ पर डेथ वगैरह के बाद या फीकल वेस्ट के थ्रू ही जो आता है उसको ही डिकम्पोज करके फाइनली फिर फॉस्फोरस को वापस लिया जाता है। तो जो बाकी दो मेजर और इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं कार्बन और फॉस्फोरस साइकिल में वो हैं एटमॉस्फेरिक इनपुट जो फॉस्फोरस का है रेनफॉल के थ्रू वो काफ़ी कम है कार्बन इनपुट से अगर हम कंपैरिजन करें। और सेकेंडली जो गैसियस साइकिल्स होती हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं गैसियस एक्सचेंज है फॉस्फोरस का जो है बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, वो काफ़ी नेग्लिजिबल के बराबर है, जो ये सिर्फ हमको गैसियस साइकिल्स में देखने को ही मिलता है। अब ये लास्ट में टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम सर्विस। उससे पहले आपको एक डायग्राम दिखा दूँ, इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए रॉक मिनरल से वेदरिंग, सिंपल सा इसको समझ के देखिए। रॉक मिनरल्स की वेदरिंग हुई, सॉइल सॉल्यूशन में चला गया फॉस्फोरस। अब सॉइल सॉल्यूशन से प्रोड्यूसर्स के पास गया, अब टेक हुआ, रन ऑफ हुआ, तो प्रोड्यूसर से फिर गया कंज्यूमर्स में और कुछ प्रोड्यूसर्स के जो डाई हो गए पार्ट तो वो डेट्रिटस बन गया, बाकी कंज्यूमर से भी फाइनली फिर डेट्रिटस ही बना और फिर उनको डिकम्पोज कर दिया गया, वापस वो सॉइल सॉल्यूशन में चला गया और इस तरह से फिर से वो प्रोड्यूसर्स के पास चला जाएगा। तो इकोसिस्टम सर्विसेज की अब हम बात करें तो जो हेल्दी इकोसिस्टम्स हैं दे आर द बेस फॉर द वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमको पता भी नहीं कि इकोसिस्टम कितनी सर्विसेज हमारे को प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि हेल्दी जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो प्योरीफाई करेगा एयर को, वाटर को, ड्रॉट्स नहीं आने देगा, फ्लड साइकिल वगैरह जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं उनको मेंटेन करेगा और फर्टाइल सॉइल जनरेट करेगा, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोवाइड करेगा, बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करेगा, क्रॉप्स पॉलिनेट कराएगा और ऐसे ही कई सारे यहाँ पर आप एग्जांपल देख पा रहे हैं। कल्चरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ भी कुछ होती हैं, तो उसके बेस पर अगर हम इन सर्विसेज की वैल्यू देखें तो वो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। तो इट सीम्स रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी अ हेफ्टी प्राइस टैग। तो इसका काफ़ी मूल्यवान मतलब चीज़ है हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है, इसको हम खो ना दें कहीं, इसलिए इसको कंजर्व करने की बातें करी जाती हैं कि इसको कंजर्व करें ताकि आपके पास जो आपको चीज़ मिली है कुदरत से आप उसको कहीं खो ना दें और आप जो उसका सुंदरता है उसको आप खो ना दें। तो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा जो थे इन्होंने अपने कलीग्स के साथ कुछ मिलकर ट्राई किया टू पुट प्राइस टैग्स ऑन द नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज। तो इन्होंने जब कोशिश करी ऐसा करने की, हालांकि हम कर नहीं सकते तो ऐसा कुछ भी, तो $33 ट्रिलियन अ ईयर इतना इन्होंने प्राइस टैग एस्टिमेट करके लगाया इकोसिस्टम सर्विसेज पर। तो जो मेनली हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इजीली क्योंकि वो जनरली फ्री हैं इसलिए, विच इज़ जो ये अमाउंट है दिस इज़ नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जो हमारा GNP है $18 ट्रिलियन, उसका डबल है ये वैल्यू। तो इतनी ज़्यादा वैल्यूएबल है इकोसिस्टम सर्विसेज जो कि हमें फ्री में मिल रही हैं, तो हम उनको फॉर ग्रांटेड ना लें और उनकी वैल्यू करें और उनको कंजर्व करें। जिसमें कि सॉइल फॉर्मेशन जो है इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% जो ये वैल्यू है ये तो सॉइल फॉर्मेशन में ही लग गई। सॉइल फॉर्मेशन अगर हम आर्टिफिशियली कराएं तो इतना मुश्किल काम है करवाना, इतनी ज़्यादा कीमत हमको अदा करनी पड़ेगी। सो कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग वगैरह, तो दे आर लेस देन 10%, हालांकि उनका भी अपना रोल है लेकिन फिर भी वो दे आर लेस देन 10%। एंड कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6%। तो आपसे हो सकता है इस पर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो 50, 10 और 6 ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी ये $33 ट्रिलियन है, ये सब बातें बेसिकली थी। तो इस हिसाब से इस साथ आपका
इसके साथ आपका इकोसिस्टम चैप्टर हो गया कंप्लीट और नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे अब जल्दी बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन चैप्टर में। अगर आप इस चैप्टर की क्विज अटेम्प्ट करना चाहें तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इसकी क्विज फॉर्म में क्वेश्चन डाल दूंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जनरली, या फिर इस चैप्टर से कुछ बेस क्वेश्चन होंगे जो कि जनरली इनका बेस एनसीईआरटी रहेगा। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाऊँगा। आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।